ट्रंप ने ईरानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया कई बार, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में पता क्या चला है, यह देखिए आप जरा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हजारों ड्रोन और कोस्टल मिसाइल अब भी एक्टिव हैं। करीब 50% मिसाइल लॉन्चर अब भी ऑपरेशनल होने का दावा किया गया है। ईरान के पास टनल नेटवर्क से हमले जारी रखने की क्षमता बाकी है। हजारों ड्रोन और बड़ी संख्या में कोस्टल क्रूज मिसाइलें सुरक्षित हैं। ईरान की नौसेना के पास सैकड़ों छोटी बोट्स अब भी मौजूद हैं। 12,300 से ज्यादा ईरानी टारगेट्स पर हमलों के बाद भी खतरा बरकरार है। ये ईरान की रेजिस्टेंस है, ये उनकी रेजिलियंस है। ट्रंप के लिए बड़ा झटका तो यह है कि ईरान युद्ध के 35वें दिन भी जोरदार हमले कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जवाब भी भरपूर दिया जा रहा है। तो मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सवाल का जवाब कई लोग यहां पर दे रहे हैं। अहद गेमिंग जो कह रहे हैं पाकिस्तान से हैं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सर, वो कह रहे हैं अमेरिका अब अपने जेट्स की गिनती करे कि कितने गिर गए हैं। ईरान जीतेगा, सलमान खान ये कह रहे हैं। इसके अलावा कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रशांत जी हैं, प्रशांत छोले इनका नाम है, वो कह रहे हैं कि इजराइल जीतेगा। लेकिन अब मेरा आपसे एक अगला सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब सवाल है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कमेंट करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ के बताऊंगा। क्या अमेरिका इस युद्ध में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है? क्या अमेरिका मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है? 35 दिन के बाद यह लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर जाती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने मानवता का मर्डर तो जंग की शुरुआत में ही कर दिया था, जब सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला किया था, वो भी बिना बताए, बिना वार्निंग के। ये एक नया ट्रेंड बन गया वेनेजुएला के बाद। अब युद्ध के सारे नियम भूलकर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। ये वही अमेरिका है जो मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर दूसरे देशों को भर भर कर ज्ञान देता है, अलग अलग देशों के खिलाफ ऐसे बिंदुओं पर सैंक्शंस लगाता है, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आती है तो वो लाइन क्रॉस करते हुए युद्ध प्रेमी बन जाता है और लोगों के खून का प्यासा हो जाता है। इसकी गवाही ईरान से आई है और ये तस्वीर है इसकी गवाही। ध्यान से देखिए। कल अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर तेहरान को कराज से जोड़ने वाले B1 ब्रिज को उड़ा दिया। ये ईरान का सबसे ऊंचा ब्रिज था। ये पश्चिम एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, जिसके 2 हिस्से हो गए। 2 बार इस ब्रिज को टारगेट किया गया है। कराज ब्रिज पर हुए पहले हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 घायल हुए। इस अटैक में पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 1 घंटे बाद इस ब्रिज पर दूसरा अटैक हुआ। उस वक्त रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद थी। पश्चिम एशिया का यह सबसे ऊंचा पुल ईरान के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं था। ईरान के नजरिए से यह व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण था। कराज ब्रिज ईरान की इंजीनियरिंग क्षमता का भी प्रतीक था, जिसे बनाने में 3300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ट्रंप ने कराज ब्रिज पर हुए हमले का वीडियो पोस्ट किया ट्रुथ सोशल पर। उन्होंने लिखा है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल गिरकर ढेर हो गया। यह देखिए जरा, अब इस पुल का इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। ईरान में अभी तो बहुत कुछ तबाह होना बाकी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें समझौता कर लेना चाहिए। सबसे मजबूत अमेरिकी सेना ने अभी कुछ हिस्सों को तबाह करना शुरू भी नहीं किया है। अगर ईरान नहीं माना तो अगला नंबर पुलों और फिर पावर प्लांट्स का है। मैं आपको बता दूं, इस युद्ध की शुरुआत में न सिर्फ सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला किया गया, बल्कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 2 स्कूल के ऊपर भी टारगेट किया गया और ऐसे विजुअल्स भी आए जहां पर कई बच्चों की मौत हो गई। ट्रंप का मकसद ऐसे हमलों और धमकियों से ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना है, लेकिन ईरान ने इरादे साफ कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, या आई कोट, पुलों पर ऐसा हमला इसे सरेंडर नहीं करा सकता। यह हमारी हार नहीं, अमेरिका के बुरे हाल को दिखाता है। इससे पता चलता है कि दुश्मन का नैतिक पतन हो चुका है। हम हर पुल और इमारत को मजबूती से फिर बनाएंगे, लेकिन एक चीज जो कभी दोबारा ठीक नहीं हो पाएगी वो है अमेरिका की प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान, यानी अमेरिका की खोई हुई साख कभी नहीं लौटेगी। अमेरिका और इजराइल के इस हमले से ईरान तिलमिलाया हुआ है। वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी, यानी अब सरप्राइज देने की बारी ईरान की है, बल्कि सरप्राइज देना शुरू कर चुका है। ईरान ने बमबारी की है जबरदस्त पूरे मिडिल ईस्ट में। बमबारी को 24 घंटे भी नहीं बीते कि ईरान ने बदले की लिस्ट जारी कर दी है। बमबारी और बदले की लिस्ट
जिसमें 8 ब्रिज को टारगेट करने की धमकी दी गई है। ईरान के टारगेट पर कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के अहम ब्रिज हैं। ये वो पुल हैं जो अगर ध्वस्त हो गए तो अमेरिका को मिलने वाली लॉजिस्टिकल सप्लाई कट सकती है। पश्चिम एशिया में उसके पास बैकअप का रास्ता नहीं बचेगा। सोचिए अगर ईरान ने, सोचिए 2 मिनट सोचिए, अगर ईरान ने सऊदी से रेड सी की तरफ जाने वाली फ्यूल पाइपलाइन पर अटैक कर दिया तो सोचिए। ईरान का पहला लक्ष्य कुवैत का शेख जबार अल अहमद अल सबा ब्रिज, 36 किलोमीटर का यह पुल उत्तर कुवैत की लाइफलाइन है। दूसरा टारगेट किंग फहद कॉजवे ब्रिज जो सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ता है। बहरीन अमेरिका का 5वां बेड़ा, इस पर काफी निर्भर है। तीसरे नंबर पर है यूएई। ईरान की लिस्ट में यहां के 3 पुल हैं, पहला शेख जायद ब्रिज, दूसरा अल मक्ता ब्रिज और तीसरा शेख खलीफा ब्रिज। हमला हुआ तो अबू धाबी आइलैंड के सभी लिंक खत्म हो जाएंगे। ईरान की लिस्ट में जॉर्डन का भी नाम है, यहां के भी 3 पुल टारगेट पर हैं। किंग हुसैन ब्रिज जो जॉर्डन और वेस्ट बैंक का मुख्य रास्ता है, डामिया ब्रिज ये जॉर्डन की सेकेंडरी क्रॉसिंग है जिसके जरिए व्यापार होता है, और ऑब्दॉन ब्रिज जो अम्मान का सेंट्रल ट्रैफिक आर्टरी माना जाता है। मतलब ट्रैफिक सामान्य बनाए रखने में इससे काफी मदद मिलती है। कुल मिलाकर ईरान के बदले की आग में इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्वस्त होना तय माना जा रहा है। ध्यान से देखिएगा ये रिपोर्ट। कई कमेंट आ रहे हैं। अनुराग शुक्ला कह रहे हैं ये सब चीजें सजेस्ट करती हैं कि बहुत तेजी से चीजों का पतन हो रहा है। यहां पर बहुत सारे कमेंट लोग आ रहे हैं। जब तक अमेरिका पर ये थोड़ा सा मुझे लगता है आपत्तिजनक कमेंट है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। यहां पर एक सज्जन ये भी लिख रहे हैं कि ट्रंप को महाभारत से सीख लेनी चाहिए। एक सज्जन ये लिख रहे हैं। खैर कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा एक सवाल, मेरा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है? इस पर आप सबकी क्या राय है? अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे कमेंट करके बताएं। प्रशांत लिख रहे हैं ट्रंप महाभारत के धृतराष्ट्र के समान है। अलग अलग लोग कमेंट लिख रहे हैं। अभी मैं YouTube के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। खैर अब तक इस युद्ध में IRGC के सैन्य ठिकाने, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सेंटर, मिसाइल लॉन्च पैड तबाह किए गए। लेकिन अब अमेरिका ईरान के ब्रिज, पावर प्लांट, तेल रिफाइनरी और डेटा सेंटर्स को निशाना बना रहा है। यहां तक कि अस्पतालों पर भी हमला हो रहा है। सोचिए जरा, अमेरिकी बुद्धिजीवी ऐसी संस्थाओं में बैठे हैं जो पूरी दुनिया को बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि मानवाधिकारों के लिए क्या करना चाहिए। सोचिए, वो शांति की बात करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो लक्ष्मण रेखा भूल जाते हैं। बच्चियों के स्कूल पर हमला करते हैं, पुल गिरा देते हैं, अस्पतालों को ध्वस्त कर देते हैं। इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड कोई हो नहीं सकता है। इसके लिए ट्रंप सहित पूरी अमेरिकी व्यवस्था को धूर्तता का नोबेल जरूर मिलना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि युद्ध प्रेमी अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अपराधी है? अमेरिका की वॉर मॉन्गरिंग छवि बनती जा रही है। दुनिया में अमेरिकी दादागिरी की काफी चर्चा है। 100 अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों ने माना है कि ईरान में यूएस का हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। उन्होंने ईरान पर हमले को युद्ध अपराध बताया है। सवाल यह है कि आखिर कब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अपराध पर पर्दा डालता रहेगा? अमेरिका के अपराध पर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस मकसद से यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? हालांकि इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। अब तो इसके ऊपर बात करने में भी बड़े अजीब से लगता है। हमने यूक्रेन वॉर देखा, हमने गाजा देखा, क्या कहेंगे आप? अमेरिका अपनी मर्जी से जिस पर चाहे उस पर बम गिराता रहता है और यूएन मौन धारण किया रहता है। अमेरिका पर युद्ध अपराधी होने के आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं ध्यान से देखिए। अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कराज ब्रिज पर हमला करके उसे नष्ट किया। मिनाब शहर में स्कूल पर हमला किया, 175 से ज्यादा बच्चे और शिक्षक मारे गए। अस्पतालों और मेडिकल फैसिलिटी पर जो अटैक कर रहा है वो इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमला किया। अब तक 600 से ज्यादा स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर्स नष्ट किए हैं। अलग अलग नागरिक इलाकों में जानबूझकर हमला किया है, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई रिफाइनरीज और स्टोरेज साइट्स पर टारगेट किया गया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक चीज तो आप सभी लोग भूल ही रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने अपनी खुली चिट्ठी में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। ओपन लेटर में यूएस इजराइल के हमले को बिना उकसावे की कार्रवाई माना गया है। इसे यूएन चार्टर 2.4 का सीधा उल्लंघन बताया गया है।
ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयानों को ह्यूमन राइट्स लॉ का उल्लंघन बताया गया है। चिट्ठी में मिनाब शहर के गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले का भी जिक्र है। ट्रंप के पावर प्लांट पर हमले की धमकी को भी चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। चिट्ठी में हार्वर्ड, येल यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा पूर्व सरकारी कानूनी सलाहकार और सैन्य कानून विशेषज्ञ के साइन हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के नियम बनाए गए जिनका उल्लंघन अपराध माना जाता है। युद्ध का नियम कहता है कि हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों और लड़ाकों पर होना चाहिए। नागरिकों या संपत्तियों पर हमले को अवैध माना गया है। अस्पतालों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों पर हमला गैर कानूनी है। जहरीली या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में अपराध माना जाता है। नागरिकों को बंधक बनाना या यातना देना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। युद्ध बंदियों को मारना या अमानवीय व्यवहार करना भी इसी कैटेगरी में आता है। मैं आपके सामने एक फैक्ट रख रहा हूं, ये सारी चीजें गाजा में हुई हैं। उसके बाद क्या होता है? नेतन्याहू को रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता है, वो अमेरिकन सेनेट को एड्रेस करते हैं। यही कुछ यूक्रेन में भी हो रहा था। कानून में युद्ध अपराध की सजा और जवाबदेही दोनों तय कर दी गई। आदेश देने वाला और उसे लागू करने वाला दोनों जिम्मेदार माना जाता है। उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलता है। युद्ध अपराधों के लिए मुकदमे की कोई समय सीमा नहीं है। दोषी होने पर अधिकतम 30 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नरसंहार के मामले उम्र कैद तक का प्रावधान है।